गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम DSSS का TGT कंप्यूटर साइंस का पेपर कर रहे थे। इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम अब जो हम क्लास करने वाले हैं इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की क्लास को अपनी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो भाई चार जो आपके नंबर पेयर्स हैं, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 3 किसी तरीके से मतलब सेम है या फिर सिमिलर हैं, एक अलग है। जो अलग है वही हमें पहचानना है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो पहला है 13, 39, 27, 81, 23, 69 और 17 और 51। इस तरह से चार ऑप्शन है। तो 13 की 3 से गुणा करोगे 39, ऐसे ही 27 तिया 81, 23 तिया 69 और 17 तिया 51। मतलब सब में पहली संख्या में अगर 3 की गुणा कर रहे हैं तो हमें दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये इस तरह से तो सेम है, लेकिन हमें तो ऐसा बताना है जो 3 सिमिलर हो एक अलग हो। ऐसे तो ये चारों के चारों हमें सिमिलर लग रहे हैं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा हमें, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो 13, 27, 23 और 17, अगर आप इन सब नंबरों को देखो तो ये जो 27 नंबर है ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी 13, 23 और 17 ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो इसलिए जो है 27 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ये जो है 27 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ में जो पहला जो नंबर है वे सब क्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए सेकंड वाला इन तीनों से अलग है, इसलिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 श्लोक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे बनेगा डायग्राम इसका। सम डॉग्स आर गोट्स, तो कुछ जो डॉग हैं ये क्या है, ये हैं गोट्स। ऑल गोट्स आर पिकॉक्स, और ये सारी के सारे जो गोट्स हैं ये क्या है, पिकॉक्स हैं। उसके बाद ऑल पिकॉक्स आर ईगल्स, और ये सारे के सारे जो पिकॉक्स हैं ये क्या है, ये है भाई ईगल। तो ये आपका डायग्राम बन के हो चुका है कंप्लीट। अब अपने कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर, है ना। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो है सम पिकॉक्स आर डॉग्स। सम पिकॉक्स, तो पिकॉक्स हैं ये वाले, और ये क्या है, डॉग्स। यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन को देखो, सम पिकॉक्स आर डॉग्स, और आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें भी सम पिकॉक्स आर डॉग्स, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला कंक्लूजन हो जाएगा सही। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डॉग्स आर पिकॉक्स, सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो क्या है, पिकॉक्स हैं। लेकिन जो हमने जो ये डायग्राम बनाया उससे तो ये बात साबित नहीं होती कि सारे के सारे जो डॉग हैं वो पिकॉक्स हैं। इससे तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कुछ डॉग पिकॉक हैं, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत। अब थर्ड कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल ईगल्स आर पिकॉक्स, सारी की सारी जो ईगल्स हैं वो क्या है, पिकॉक्स हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सारे के सारे पिकॉक्स ईगल्स हैं, लेकिन सारी की सारी ईगल जो है वो पिकॉक नहीं है ना। डायग्राम से सीधा सीधा क्लियरली हमको विजिबल है, इसलिए थर्ड वाला जो कंक्लूजन है ये भी हो जाएगा आपका गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन आपका सही होगा। अब अपने ऑप्शन पर चलते हैं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो यही वाला आ जाएगा आपका करेक्ट। केवल पहला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, द थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच पैटर्न विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग। ये वाला जो साइन है इसके अपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस तरह से जब भी 3 डाइस की जो है 3 अलग अलग पोजीशन हमको दे रखी हैं, तो भाई सबसे पहले तो ऐसी दो जो है डाइस को छांट लो, या फिर ऐसी 2 इमेज को छांट लो जहाँ पर जो है 2 साइन जो है कॉमन हो। जैसे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो एक तो ये वाला कॉमन है, ये यहाँ पर, और दूसरी कौन सी आकृति कॉमन है, ये वाली, है ना। ये जो 2 आकृति कॉमन है, तो जो बची हुई दो दो आकृति, जैसे 3 आकृति दे रखी हैं, एक ये वाली, एक ये और एक ये, ऐसे यहाँ पर एक ये, एक ये, एक ये। तो पहले वाले में भी 2 कॉमन हो गई, ये और ये, और दूसरे वाले में भी 2 कॉमन हो गई, ये और ये। तो जो बची हुई आकृति हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। जैसे बची हुई एक ये है और एक ये, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी,
अपोजिट हो जाएंगी। तो हमें इसके अपोजिट बताना है, तो ये वाली आकृति इसके अपोजिट हो जाएगी। तो कहाँ पर है, ये थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, इन अ रो ऑफ 80 स्टूडेंट्स राम इज एट द 15th पोजिशन टू द राइट ऑफ रोहित, हु इज एट द 14th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ राम फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से जो है राम की हमें पोजिशन बतानी है। तो 80 छात्रों की एक पंक्ति है और राम जो है रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है। तो ये मान लेते हैं रोहित, यहाँ पर है रोहित, और इसके दाएं से 15वें स्थान पर कौन है, राम, है ना। ये 15वें स्थान पर है, तो इससे इधर कितने होंगे, 14 लोग होंगे, क्योंकि 15वें पे तो खुद राम ही है। तो रोहित और राम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। उसके बाद जो दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, जो किसके लिए आया है, रोहित के लिए आया है। राम रोहित के दाएं और 15वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 40वें स्थान पर है। तो रोहित जो है दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, रोहित ये है, और ये जो है इधर दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। मतलब यहाँ पर 39 लोग रहे होंगे, 40वां तो ये रोहित खुद है ही दाएं छोर से। उसके बाद बाएं छोर से राम का स्थान क्या होगा, ये हमें बताना है। इधर से ये है बायां छोर, इधर से हमें जो है राम की पोजीशन बतानी है कि राम का कौन सा स्थान होगा। टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 80 लोग हैं, और इससे अगर हम दाएं छोर से देखें तो रोहित कौन सा है, 40वां है। तो अगर 40 यहाँ तक हैं तो इससे इधर भी 40 ही रहे होंगे, ये 40 लोग, है ना। ये बाएं छोर से अगर हम काउंटिंग करें तो इधर से 40 लोग हैं और 40 लोग इधर हैं, तभी तो कुल मिला के हुए 80 लोग। तो हमें बताना है बाएं छोर से राम का स्थान क्या होगा। तो अगर आप यहाँ तक देखो तो यहाँ तक 40 लोग हैं, 41वां क्या है, 41वां है रोहित, है ना। बाएं छोर से 41वां रोहित है। उसके बाद इनके दोनों के बीच में, रोहित और राम के बीच में कितने लोग थे, 14 लोग थे। तो 41 प्लस 14 और प्लस 5वां, ये जो 15वां है ये राम खुद, क्योंकि राम की पोजीशन बतानी है, तो +1। अब इन सबको जोड़ देंगे, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 1 6। तो बाएं छोर से जो राम का स्थान होगा वो कितना होगा, 56वां होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। 56वां स्थान होगा राम का। समझ पाए होंगे, एक बार दोबारा से समझा देता हूं मैं। 80 छात्रों की एक पंक्ति थी, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने लोग थे, ये 80 लोग थे। उसके बाद राम रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है, राम जो है रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है, मतलब रोहित और राम के बीच में 14 लोग रहे होंगे। उसके बाद जो दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, और रोहित जो है दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 40वें स्थान पर है। तो 40वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से रोहित के बीच में कितने लोग रहे होंगे, 39, और पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 80। तो अगर ये 40वें स्थान पर है दाएं छोर से, तो 40 लोग इधर रहे होंगे। तो 40 यहाँ से यहाँ तक, 41वां रोहित हो गया, प्लस 15 ये, क्योंकि 14 यहाँ तक थे और हमें राम की पोजीशन निकालनी थी। तो 41 प्लस 15, 41 प्लस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बड़ी सिंपल से सीरीज दिख रही है आपको। यहाँ पर कितने हैं भाई, 2, यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर 4 इमेज रही होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर 2 हैं तो ये रेखाएं भी कितनी है, 2 रेखाओं से बनी है आकृति। अगर यहाँ पर 3 ट्राइंगल हैं तो 3 भुजाओं से मिलकर बने हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर 5 आकृति हैं तो वो 5 भुजाओं से मिलकर बनी है, पंचभुज। ऐसे ही अगर यहाँ पर 6 जो है आकृति हैं तो 6 भुजाओं से मिलकर बना है, षष्ठभुज। तो इसलिए अगर यहाँ पर 4 आकृति होंगी तो 4 ही भुजाओं से मिलकर बनी होगी। अब अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 4 आनी चाहिए, सबसे पहली बात तो आकृति कितनी आनी चाहिए, 4। तो 3 तो आएंगी नहीं, बाकी यहाँ पर सब में 4 4 हैं, और 4 ही भुजा होनी चाहिए। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में 4 आकृति हैं और 4 ही भुजाएं हैं, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, यदि P#Q का अर्थ है P Q का भाई है, इसी तरह से सारी चीजें दे रखी है। हमें बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है और बताना है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए अपना डायग्राम बना लेते हैं। A#B, तो A#B का अर्थ है ए बी का भाई है,
ए किसका भाई है, बी का। उसके बाद बी एट द रेट सी, तो बी एट द रेट सी का अर्थ है बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का। उसके बाद सी एंड डी, तो सी एंड डी का अर्थ है सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की। उसके बाद डी हैशटैग ई, तो डी हैशटैग ई का अर्थ है डी ई का भाई है, तो डी किसका भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा ई का। तो हमारा जो है डायग्राम बन के हो चुका है कंप्लीट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है ये जो ए है ये ई से कैसे संबंधित है। तो ये आपस में भाई तीनों क्या है, भाई बहन है, और बी इनका पिता है, और ये जो है ए कौन है, इसके इन तीनों के पिता का भाई है ना। तो ई से ए का क्या संबंध होगा, ए कौन होगा, ई का चाचा होगा, है ना। ई का कौन होगा, ई का ए जो होगा वो चाचा होगा, क्योंकि पिताजी के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, चाचा है, तो इसलिए चाचा हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में बोले तो अंकल हो जाएगा। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई का चाचा है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है भाई, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, हाउ मैनी लेटर्स इन द अबव स्ट्रिंग ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन एट द ऑक्यूपाई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो उपयुक्त जो स्ट्रिंग है में कितने अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से ए का स्थान कौन सा होता है, पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, और एफ का छठा, और जेड का 26वां, इस प्रकार से, है ना। तो यही पूछा गया है कि ये जो आपको स्ट्रिंग दे रखी है, ऐसे कितने जो है वर्णमाला में जो अक्षर हैं जो सेम जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं इस स्थान पर, जैसे डी चौथे स्थान पर है तो इसमें भी अगर डी चौथे स्थान पर होगा तो ऐसे हमें अक्षर जो हैं छांटने हैं। तो इसके लिए हमें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो आप अगर यहाँ पर देखो, अगर आप इनकी जो है नंबरिंग कर लो तो आसान रहेगा आपके लिए। जैसे ए का होता है 1, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डी का 4, 5, 6, 13, 14, 23, 24, और ये है 2, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 और 3, इनकी हमने सबकी जो है नंबरिंग कर ली। अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, ए की पहली पोजीशन होती है, बिल्कुल सही है, एक तो हमें ये मिल गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सॉरी दोबारा से करते हैं एक बार। ए की पोजीशन होगी फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक 13 ये मिल गया एम, फिर 14 ये मिल गया एन, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक मिल गया 22। तो कितने लेटर मिले हमें, 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने लेटर मिले, 4 लेटर मिले, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो या तो आप नंबरिंग से कर लो, या आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, सबसे पहले ए तो पहले स्थान पर आता है तो ए हो गया, उसके बाद आगे चलेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आ गया, उसके बाद एन आ गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें कितने लेटर मिले, 4, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। तो जब जो शीशे को इसके राइट साइड में रखा जाता है ऐसे, तो हमें बताना है कि इसकी जो है मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आप ए की पोजीशन देखो तो 3 में तो सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, सिर्फ एक में अलग है, तो ए को पकड़ते हैं सबसे पहले, है ना। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, ए तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो है इन्होंने जो है पलट दिया। अगर इसकी वाटर इमेज बनती तब तो ए ऐसे बनता, पलट जाता, लेकिन अगर हम मिरर इमेज बना रहे हैं, अगर शीशे को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये पलट के ऐसे ही बनेगा। तो इसलिए ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो सिर्फ हमने एक लेटर से जो है अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ए को पकड़ के। तो आपको भी ऐसे ही जो अपने एग्जाम में है ऑप्शन पे ध्यान रखना है और अपने जो है टाइम को बचाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ये भी जो है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड। तो हमें बताना है ये जो आपकी एक्स आकृति है कौन सी आकृति में जो है एम्बेडेड है या फिर अंतर्निहित है, ये वाली जो फिगर है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इस तरह की आकृति किस में आकृति अंतर्निहित है ये देखना है आपको। तो अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखिए तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ है और ये यहाँ है। एक सेकंड रुकिए, ये है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये वाली जो सेम आकृति है सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, A statement is given followed by two course of action numbered first and second. You have to assume everything in the statement to be true and on the basis of the information given in the statement, decide which of the suggested course of action logically follows for pursuing. तो statement है, कथन है आपके पास में, All cases on dowry are on the increase in the last few years. तो कथन है पिछले कुछ वर्षों में दहेज के झूठे जो मामलों में वृद्धि हुई है ना, पिछले कुछ वर्षों में दहेज के झूठे मामलों में वृद्धि हुई है, ये आपका है स्टेटमेंट। उसके बाद दो कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं आपके। फर्स्ट है गवर्नमेंट शुड इंस्ट्रक्ट द लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रॉपरली वेरीफाई डाउरी कंप्लेंट्स बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो सरकार को स्थानीय पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने से पहले दहेज की शिकायतों की उचित जांच करने के निर्देश देने चाहिए। पहली कार्रवाई आपकी ये है। और दूसरी क्या है, लोकल पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन फॉल्स केसेस ऑफ डाउरी। तो स्थानीय पुलिस को दहेज के झूठे मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आपका कथन था और दो आपके कोर्स ऑफ एक्शन है, आपको बताना है कौन सा फॉलो होगा। तो स्टेटमेंट तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में दहेज के झूठे मामलों में वृद्धि हुई है। अब पहले जो है कोर्स ऑफ एक्शन को अपने जो है देखते हैं। पहला क्या है भाई, गवर्नमेंट शुड इंस्ट्रक्ट द लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रॉपरली वेरीफाई डाउरी कंप्लेंट्स बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो क्योंकि आपके स्टेटमेंट में सीधे सीधे बोला गया है कि दहेज के झूठे मामलों में वृद्धि हुई है पिछले कुछ वर्षों में। तो सरकार को जो है लोकल जो पुलिस प्रशासन है उसको जो है गाइड करना चाहिए या फिर निर्देश देने चाहिए कि अगर कोई भी शिकायत आती है आपकी दहेज की तो उसकी एफआईआर करने से पहले आपको ठीक से जो है केस की जो है छानबीन कर लेनी चाहिए, है ना, शिकायतों की उचित जांच कर लेनी चाहिए। क्योंकि झूठे मामलों जो है बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो जांच तो करनी ही चाहिए, नहीं तो ऐसे तो झूठे मामले बढ़ते ही रहेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल फॉलो होता है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, लोकल पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन फॉल्स केसेस ऑफ डाउरी। तो स्थानीय पुलिस को झूठे दहेज के जो मामले हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दहेज के झूठे मामले बढ़ रहे हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई झूठा केस जो है दर्ज करता है या फिर एफआईआर करता है तो पुलिस को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी तभी जो है इस तरह के झूठे केसों पे लगाम लगेगी, नहीं तो लोग जो है झूठे केस करते रहेंगे। अगर पुलिस कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तो लोग तो झूठे केस लिखवाते रहेंगे। लेकिन अगर पुलिस जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी तो लोग सोचेंगे एक बार कि अगर यार झूठा केस हमने लिखवा दिया तो पुलिस उल्टा हम पे एक्शन करेगी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है आपके फॉलो होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये क्रिटिकल रीजनिंग वाले, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे और आप जो है सोचोगे अपना दिमाग लगा के, क्योंकि ये सिर्फ सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं गुणा भाग करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आपको सिर्फ सोचना है, लॉजिकली सोचना है, और ऐसे नहीं कि अपने मन से सोचना है। जो भी आपको स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेटमेंट के बियॉन्ड आपको नहीं जाना। स्टेटमेंट दिया ही इसलिए गया है आपको कि आप स्टेटमेंट के थ्रू अपने कंक्लूजन को निकाल पाएँ। ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग से बाहर सोच के कुछ भी इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में दे रखी है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है। तो ये 20 क्वेश्चन कर लिए हमने DSSS TGT कंप्यूटर साइंस के पेपर के, जो हुआ था आपका 24 जून 2023 में। तो इसका मैथ्स वाला पार्ट भी हमने कर लिया था और रीजनिंग वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एक नया पेपर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल को
एक नई क्लास के साथ। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।